चिड़ैया को चूना लगाता है और मसाला घर करता है, बिहार उसका नाम है। हमें तो लग रहा है अब मोदी जी और नीतीश कुमार दोनों का दिमाग का जो है ना, रांची जाकर के उसको दिखवा लिया जाए, क्योंकि ये दोनों का दिमाग भ्रष्ट हो चुका है। मोदी जी अडानी अंबानी का नौकर है। नीतीश जी फेल है कि बेरोजगारी बहुत है बिहार में, रोजगार नहीं है, सारा इंडस्ट्रीज फेल है। सरकार नौकरी नहीं देगा तब तक प्लान कैसे रुक पाएगा। इसलिए जो भी बोलते हैं मुख्यमंत्री साहब, झूठ का ही खेती करता है कि हम ये कर दिए वो कर दिए, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, रेलवे कारखाना नहीं, यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, रोजगार के कोई साधन नहीं। चीनी मिल बंद हो गई, जूट मिल भी जो है बंद वहाँ कटिहार में बंद है। तो कोई भी नए सिरे से जो रोजगार के लिए होना चाहिए वो नहीं है। राम तो एक है ना, अपनी सौतेली माता के कहने पे 14 साल वनवास काट लिए। यहाँ अपना भारत का बच्चा भूख से त्रसित है, बेरोजगारी से त्रसित है, महिलाओं का खुलेआम बलात्कार होता है, लेकिन मोदी जी उस पर नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वो आते हैं मन की बात में। मन की बात में पहुंचकर बस वो शेर, चीता, भालू, अपना मन, यही सब दिखाते रहते हैं और कोई काम नहीं है। अरे कभी बेरोजगारी पे बोलिए, कभी दलितों पे बोलिए, कभी ओबीसी पे बोलिए, कभी जातिगत जनगणना पे बोलिए, कभी है ना शिक्षा बहाली पे बोलिए, पेपर लीक पे तो बोलिए। विश्व गुरु है, लेकिन 5 चीज का विश्व गुरु है: महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बलात्कार। अरे भाई राम राज ने कहाँ से आएगा? रावण राज आया है। लगभग दशकों से यहाँ पे पलायन वो सबसे बड़ी मुद्दा है। अगर यहाँ के लोगों को यहाँ रोजगार मिले तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। यहाँ तो काम धंधा होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे बस मजदूर बन के रह गए। बिहारी तो मजदूर है, पूरे देश में जाके मजदूरी करता है। बिहार जो बुद्ध की पावन धरती है, यहाँ से बिगुल फूका जाएगा। अब 25 के चुनाव में ये चाचा जो हमारे पागल हो चुके हैं, दिमाग खराब हो गया इनका, महिलाओं को पकड़ते हैं, कभी है ना कभी हाथ जोड़ते हैं। अब तो सुनने में आया डायपर पहनने लगे हैं। नीतीश कुमार को लेकर जो पूरे देश की निगाहें थी कि चुनावी साल है, बिहार में चुनाव होना है, आखिर नीतीश कुमार क्या लेंगे एक्शन, क्या करेंगे? क्या वो मुसलमानों को नाराज करेंगे? क्या मुसलमानों को छोड़ करके वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे? क्योंकि इनकी एक सेकुलर इमेज थी, लेकिन उन्होंने फैसला लिया बीजेपी के साथ जाने का और बीजेपी वो जो है वक्फ बिल के समर्थन में वोट किया उनके नेताओं ने, सांसदों ने। क्या लगता है कितना असर पड़ेगा इसका बिहार के चुनाव में? देखिए, आपने एक बड़ी बात कही और इस मुद्दे से ये कल की जो रात बीती या आज का दिन जो है, ये भारतीय संविधान में या भारतीय इतिहास में और भारत के लोकतंत्र में इससे बड़ा काला दिन और काला तारीख वो संसदीय परंपरा के लिए और कुछ हो भी नहीं सकता है। अब आपने कहा कि मुसलमान नाराज, अरे मुसलमान हिंदुस्तानी है, नाराज संविधान है हमारा। नाराज हमारे जो संविधान पे आस्था रखने वाले, मैं उस सैल्यूट करता हूँ सांसद महोदय को, पंजाब के सांसद महोदय को, जब कल उन्होंने अपने स्पीच पे कहा कि हम अपने मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए हम सिखों ने ज़मीन दी है, तो क्या वो दान देना वो बंद कर दे? के बात रही कि नीतीश कुमार के आपने सीधा किया है। नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत, खास करके मैं नीतीश और चिराग पे ही रहता हूँ क्योंकि बिहार में चुनाव है। नीतीश कुमार से जो आखिरी उम्मीद थी बिहार के लोगों को, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, ये थोड़ी है कि सिर्फ मुसलमान ही लोकतांत्रिक लोग हैं, बाकी भी हमारे जो है जो देश चल रहा है हमारा संविधान से, वो सभी लोग नाराज हैं। और नीतीश कुमार ने जो किया है वो अपनी पूरी जन्म से लेके और कल तक के रात तक में जो उन्होंने किया था और जो यकीन जो कहता था कि मैं सेकुलर हूँ, उस सेकुलर का कल उन्होंने जनाजा निकाल दिया और उनकी सोच का कल जनाजा निकला। हम बिहारियों को भी बड़ी उम्मीद थी, खासकर अगर नीतीश कुमार की बात करते हैं, बाकी नायडू साहब भी है, चिराग पासवान साहब है, सभी ने, कि आपने क्यों आज आप सिर्फ एक वक्फ बिल पे आपने छेड़खानी क्या कल आप हमारे सम्मानित सिख भाई के संविधान पे, जो उनका धार्मिक संविधान है, उस पे आप छेड़खानी नहीं करेंगे? हमारे ईसाई भाई के संविधान पे आप छेड़खानी नहीं करेंगे? आश्वासन दिया गया कि मुसलमान बिल्कुल डरे नहीं, अफवाह में ना आए, ये बिल जो है मुसलमानों के हक में है। महिलाओं को, जो विधवा महिला हैं, जो अनाथ महिलाएं हैं, जो तलाकशुदा महिला, उनको हक मिलेगा, उनको इससे इस वक्फ बिल से जो है फायदा होगा। अरे जनाब, अगर मुझे फ़ायदा पहुंचाना है ना, तो हमारी बेटियों को, हमारे बच्चों के हाथ में कलम दे दीजिए आप। हमारे बच्चे बेटियों के हाथ में, अगर महिला की बात कर रहे हैं तो उनको अच्छी स्वास्थ्य आप दीजिए। उनको अगर और भी आगे तरक्की करना है तो हमारे इलाके में यूनिवर्सिटी, आप कॉलेज खुलवा दीजिए। आपके पास और कोई मुद्दे नहीं है, बस कभी 3 तलाक लेके आ जाते हैं आप, कभी वक्फ बिल लेके आ जाते हैं, कभी NRC CA लेके आ जाते हैं। तो इस तरह से मुद्दे क्या माइनॉरिटी के लिए आपको क्या सिर्फ ये 18% का ही विकास आपको दिख रहा है क्या?
जैसे वो कहा गया कि वक्फ बिल जो है, बीजेपी का ये तर्क है कि वक्फ बिल जो है चुनिंदा लोग, वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो कुछ चुनिंदा लोग जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मालामाल हो रहे हैं, वो मलाई चाट रहे हैं। अब बाकी आम मुसलमान जो लोग अगर गुनाह चोरी पकड़ना है, वो कह रहे चोरी पकड़ना है, आप उस पर जांच कमेटी बैठाइए, उन पे एफआईआर। भारत के संविधान से बड़ा वक्फ बिल तो नहीं था ना, उससे बड़ा नहीं था ना। आप उस पर एफआईआर करते, आप उस पर मुकदमे चलाते, आप उसको जेल भेजते। ये वक्फ जो है ये अपने निजी पूंजीपतियों, दोस्तों को ज़मीन उनको देने का एक षड्यंत्र है और इसी के तहत वो काम कर रहा है। और उसका जिम्मेदार नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री या बीजेपी सरकार जितनी, उससे ज़्यादा अगर जिम्मेदार कोई है तो नायडू साहब है, नीतीश कुमार जी हैं और चिराग पासवान साहब हैं। ये लोग सारे जिम्मेदार हैं इस संविधान के साथ जो कल हत्या हुई है संविधान की। बिहार की जनता क्या करेगी, क्योंकि चुनावी साल है? बिहार की जनता ने मन, ये कल का उनका अग्नि परीक्षा था, उस अग्नि परीक्षा में जो एनडीए समर्थित हैं वो अपना सब बोरिया बिस्तर, अपनी मानसिक जो झूठबाजी का उन्होंने अब तक बिहार के लोगों के साथ जो धोखा किया कि हम बहुत सेकुलर हैं, बहुत सेकुलर हैं, अब तो वो अपना पार्टी का नाम बदल ले, डायरेक्ट वो अपना बीजेपी में विलय कर ले, ये ज़्यादा बेहतर होता है। और बिहार के लोग क्या करेंगे ये चीज़ चुनाव में बता देगा। बिहार के लोग या ख़ासकर इस इलाके के लोग ये सत्ता के लिए, किसी को हुकूमत बनाने के लिए नहीं, बल्कि सबसे पहला प्रथम दायित्व हम लोग का है कि हम संविधान कैसे बचाएंगे, हम न्यायपालिका कैसे बचाएंगे, हम देश को कैसे बचाएंगे। जब देश बचेगा ना, हमारे पास वो वक्त भी आया था, देश 2 हिस्सों में बटा था, हमें एक आज़ाद मुल्क दिया गया था, लेकिन हमने अपने वतन की मिट्टी को नहीं छोड़ा। आज बात किस पे हो रही? नमाज छत पे नहीं पढ़ सकते, अपने ज़मीन पे नहीं पढ़ सकते। हम 2 मिनट, आप सिर्फ उसका एक नेगेटिव पार्ट तो देख लिया कि 2 मिनट के लिए रोड जाम हो रहा है, लेकिन उसका पॉजिटिव पार्ट तो आप देखिए सर कि हम सजदे करते हैं अपने वतन की मिट्टी पे, सड़क पे भी आके भारत माँ की मिट्टी को हम खाने काबा समझते हैं, भारत की सड़कों को भी हम मदीना समझते हैं, इसलिए हम सजदे करते हैं। हम नमाज जो पढ़ने अगर सड़क पे आते हैं 2 मिनट के लिए, हमारी ये कोशिश होती है। चलिए आप बताइए कि नीतीश कुमार के ऊपर एक उम्मीद टिकी हुई थी तमाम लोगों की कि भाई वक्फ बिल पर वो बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन आखिरकार असमंजस खत्म हो गया, जो घोरा बादल था वो खत्म हो गया, अब उन्होंने समर्थन कर दिया। क्या लगता है बिहार की जनता क्या करेगी इस बार चुनावी साल? नीतीश कुमार हमेशा छलावा करते थे और उनकी दोहरी चरित्र था, वो कभी भी मुसलमान के साथ नहीं थे। मुसलमान का वो वोट लेकर के डायरेक्ट वोट डाल देने का काम करते थे बीजेपी को, मतलब वो अपने कहते थे कि मैं सेकुलर हूं और अनसेकुलर काम करते थे, आंतरिक रूप से वो उनका एजेंट थे। अब उनकी वो एजेंटई पकड़ी गई और वो हर मोड़ पे फेल हैं। आज पलायन देख लीजिए, लोग बिहार से पलायन हो रहा है, रोजी रोजगार यहाँ कुछ है नहीं, वो कोई स्ट्रक्चर बनाए नहीं, उनके पुल धराधर गिरते जा रहे हैं। तो सबों में उन्होंने सृजन घोटाला में फंसे हुए हैं और उसका वो जो थोड़ा आगे वो सृजन घोटाले में फंसे हुए हैं और उसके कारण वो डर से बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी उनको जो कहती है वो करते हैं, उनके जो भी एमपीज हैं वो भी उसी से मिला हुआ है और वो सब के सब नीतीश कुमार का एक चोला लबादा पहना करके उनको बार बार ये किया जा रहा है कि इनके थ्रू वोट लाओ और डायरेक्ट हम लेंगे और राज करेंगे उस पर। तो नीतीश कुमार तो कहते हैं कि भाई 2005 से पहले बिहार में कुछ नहीं था, अब बिहार चमक गया, दमक गया, दुनिया में जो है दम गजब का नाम रोशन कर रहा है। नीतीश कुमार का आप देखे होंगे जब बयान लेते होंगे तो कहता था क्या जी देखा है, उससे पहले कुछ था क्या? उनको पता नहीं है कि उनके पिताजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे, इस देश को आज़ाद कराने में उनके पिताजी भी थे। अब उनको भी वो नहीं मानते हैं सेनानी थे, वो जानते ही नहीं है कि देश आज़ाद हुआ था कि नहीं हुआ था। उनको लगता है हम ही जहाँ से शुरू किए बीजेपी में कैद करा दिए उसी को वो आज़ादी समझ रहे हैं। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं ना कि नीतीश कुमार जो चाहते थे कि हम वोट ले लेंगे सबों का, आज देखिए आप SC ST और भी जो अति पिछड़ी दलित महादलित इन लोगों का वोट लेता है, उनके कितने लीडर हैं आज मुस्लिम का भी वो वोट लेकर के बस वोट के मुद्दे पे उनके सारे सांसद उल्टा हो गए। तो ऐसी परिस्थितियों में नीतीश कुमार को आप नहीं जज कर सकते हैं। उनका अब दिमागी रूप से चिराग पासवान जी भी बोले कि इसका दिमाग नहीं है, इलाज कराना होगा। मांझी जी भी बोले कि इनका दिमाग का इलाज कराना होगा। उसके पहले जो अभी उनके सरकार में हैं सम्राट चौधरी जी, वो भी बोलते थे। तो सबों के सब तो बोल ही रहे हैं, लेकिन उनको बस क्वाइल कर रहा है, सब उनको भंजा रहा है, उनको एक
मुखरा बना करके। आप बताइए कि नीतीश कुमार ने वक्फ बिल पर बीजेपी का साथ दे दिया, बिहार की जनता, पूर्णिया की जनता कैसे देख रहे इसको? देखिए, नीतीश कुमार का उल्टा गिनती जो है ना, ये आप लोग समझ लीजिए यहाँ से शुरू हो चुका है। क्योंकि वक्फ बिल पे नीतीश कुमार को साथ देना और ऐसा मौका पे नीतीश कुमार के लिए इस जीवन में सबसे दुख की घड़ी आ चुकी है। क्योंकि नीतीश कुमार अगर चमका है तो वो सिर्फ मुसलमान वोट से, नहीं तो नीतीश कुमार का कोई औकात नहीं था बिहार में और भाजपा को साथ लेकर के काम करने का। अगर मुसलमान चमकाया है उसको, तो उसको मुसलमान आईना भी दिखाएगा। और ज़्यादा समय नहीं है विधानसभा चुनाव को, इसमें नीतीश कुमार को अपना पनिशमेंट मिल जाएगा। लेकिन जैसे कहा गया कि भाई नीतीश कुमार की एक सेकुलर छवि है, वो मुसलमानों के बीच बैठते हैं, इफ्तार भी करते हैं, टोपी और तिलक भी टोपी पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, वो अलग किस्म के नेता है, अलहदा नेता है। लेकिन इस बार जो उन्होंने फैसला लिया है, इसका कैसा असर पड़ेगा, क्योंकि बिहार में चुनाव होने हैं? देखिए, इसका असर तो आपको हम बता दिए क्लियर रूप में। नीतीश कुमार का यहाँ से उल्टी गिनती शुरू है, क्योंकि हम भी सीमांचल पोषक क्षेत्र से आते हैं, 5-7 जिला को कवर करते हैं, समझे ना। इसलिए नीतीश कुमार ये फैसला जो लिया है, तो ये इसके लिए बहुत ही दुखित घड़ी आ चुका है। वो आप लोग के सामने बहुत जल्द आ जाएगा। जैसे कहा गया कि जो वक्फ है वो चुनिंदा लोगों के हाथ में था, वो लोग मलाई खा रहे थे। बाकी जैसे बीजेपी दावा कर रही है कि जो गरीब मुसलमान है, जो पिछड़े मुसलमान है, जो पसमानदा है, उनको वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था, इसलिए हम उनको लाभ देना चाहते हैं ये बिल, इसलिए संशोधन करना जरूरी। देखिए, मोदी जी के बारे में जो आप बोल रहे हैं, आप आज तक बता दीजिए जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं इस देश में, इससे बड़ा झूठा और इससे बड़ा जुमलेबाज और उससे बड़ा तानाशाह, इससे बड़ा जातिवाद, इससे बड़ा कब्रिस्तान, शमशान, इससे बड़ा आतंकवाद, हिंदू मुसलमान, आज तक अगर कोई प्रधानमंत्री उस महान पद पर रह करके बोला है तो आप मुझे एक का नाम बता दीजिए। मैं आज से पार्टी को छोड़ने का काम करूंगा। सबका साथ सबका विकास। ये मोदी जी जब पत्नी का नहीं हुआ, अपने परिवार का नहीं हुआ, तो वो देश के लिए क्या करेगा? मोदी जी अडानी अंबानी का नौकर है। आप सब जानते बूझते भी बार बार इस क्वेश्चन को लाते हैं। क्या किसी से छुपा हुआ है क्या? मोदी जी जो जुमलाबाजी से अब तक सत्ता को ये चला रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। ये ईवीएम की सरकार है, ये फ्रॉड सरकार है, ये जुमलेबाज सरकार है, ये आतंकी सरकार है। वो तो कहते हैं गरीबों की सरकार है। ये गरीब रखा कहाँ? इसने तो लॉकडाउन में, अगर बिहार वासी भूल गया होगा, दिल्ली हरियाणा से पैदल यात्रा किया था, तो वो मोदी जी का नाम लेंगे। और जो मोदी जी का भी नाम ले रहे हैं वो अंधभक्त नाम ले रहे हैं। बाकी जो हमारे पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं वो कभी मोदी जी को लायक नहीं करते हैं और न करेंगे। और हमारे बिहार का वासी जो है पूरे देश में जाके दिशा निर्देश देने का काम करता है। इसलिए बिहार को बेवकूफ़ बनाना बंद करे। नीतीश कुमार हो या मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, किसी का औकात नहीं है जो बिहार के ऊपर, बिहार जो है ना उड़ती चिड़ैया को वो जो है ना चूना लगाता है और मसाला गढ़ता है, बिहार उसका नाम है। कहते हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार है, डबल रफ्तार से बिहार तरक्की कर रहा है। 2005 से पहले तो बिहार में कुछ था ही नहीं। हाँ, नहीं तो फिर अपने बाबूजी को कैसे बेच रहा है, कैसे दे रहा है? वो अंबानी अडानी को बेच जो रहा है। ये विद्यालय है, ये सारा चीज हॉस्पिटल बना हुआ, क्या मोदी जी का पिताजी बनाए थे क्या? अभी चीनी मिल हमारे बनमनकी का एक भी ईंट नहीं है, वहाँ पे एक भी कोई पार्ट्स नहीं है। वो सब जो है ना गुजरात भेजने का काम किया, अडानी अंबानी ग्रुप को दिया है। क्या मोदी जी का दादाजी का था क्या? वो कहाँ से आया था? वो अगर कुछ भी नहीं था, ये कहाँ से आया? ये भवन अभी बना है क्या? ये कब से बना हुआ है? मोदी जी कहते 2014 से पहले देश में कुछ नहीं था, नीतीश कुमार कहते 2005 से पहले बिहार में कुछ नहीं था। हमें तो लग रहा है अब मोदी जी और नीतीश कुमार दोनों का दिमाग का जो है ना थोड़ा रांची जा करके उसको दिखवा लिया जाए, क्योंकि ये दोनों का दिमाग भ्रष्ट हो चुका है। कभी ये संविधान पे बात उठाएगा, जो संविधान अगर नहीं रहता तो मोदी जी का पिता ही नहीं होते, तो मोदी जी कहाँ से आते? ऊपर से टपके थे क्या? चाय का नाम ले करके प्रधानमंत्री बन जाना, एक बार बेवकूफ बना देना, बार बार किसी को आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। कि इस बार परिवर्तन हो, बदलाव हो, या फिर वही हो? नहीं। देखिए, देश का युवा को अब समझाने की जरूरत नहीं है, और देश में परिवर्तन हो और पूरा देश में अमन चैन चाहते हैं। सत्ता का काम होता है, सत्ता का काम होता है समाज के हित में काम करे, तानाशाही पैदा ना करे, एक दूसरे से लड़ाई नहीं। लेकिन आज तक ऐसा न, सबसे बड़ा बीजेपी का नाम है, देख लीजिए, बी से बी जेपी और जे से जुट्टा, पी से पार्टी।
ये नीतीश कुमार बोले थे, शायद आप लोग भूल चुके हैं, और अभी नीतीश कुमार बीजेपी के गोद में गुलछल्ला उड़ा रहा है। तो ये वक्त की बात है, बस कुछ ही पलों में सामने चुनाव आ रहा है। पूरा बिहार वासी नीतीश कुमार को इस बार टोपी पहनाने का काम करेगा, मैं आपसे दावे के साथ कहना चाहता हूँ। अच्छा, ये आप ये बता दीजिए कि जैसे कहा जाता है कि भाई नीतीश कुमार कहते हैं कि पहले कुछ था जी बिहार में, जंगल राज था, गुंडा राज, माफिया राज था, बाहुबली राज था। आप तो सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार है, बिहार में बाहर है। देखिए, ये नीतीश कुमार जी का जो है ना, ये जुमला बहुत पुराना हो चुका है, और नीतीश कुमार जी से मैं कहना चाहता हूँ, पहले वाली बात जो कर रहे हैं, क्या नीतीश कुमार जी अभी से पहले मोबाइल चला रहे थे क्या? नीतीश कुमार जी का पिताजी हो या हम सबका पिताजी हो, कोई मोबाइल चला रहे थे क्या? तो हर चीज डेवलपमेंट होता है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। ये नीतीश कुमार जी का न तो पिताजी का कलाकारी है, न किसी सरकार सत्ताधारी का कलाकारी है, ये तो पूर्वजों से हमारा आ रहा है ना, उसी पे हम लोग चल रहे हैं। परिवर्तन जिस चीज में होता है उसको कोई रोक नहीं सकता है। बाकी परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। आप बताइए चाचा, क्या नाम है? मेरा नाम सिमरन मंडल हुआ। अच्छा, क्या लग रहा है बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है? पहले बिहार में सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है। ये पलटू राम से काम चलने वाला नहीं है। हाँ, कभी इधर कभी उधर। पलटू नहीं बल्कि पटकू राम है। जेडीयू वाले कहते हैं पटकू राम है, जिसको चाहते हैं उसको पटक देते हैं, जिसको चाहते हैं उसको ऊपर उठा देते हैं। ये तो बैसाखी वाला काम कर रहा है, कभी हाथ में छटक गया 2000। अभी तो सुने थे कोई इनके यहाँ सिवाय जाने वाला था, फिर उसमें घुस गए कि हम बीजेपी छोड़ेंगे, फिर हमको पकड़ लगा। तो ये डर है, उसको डर बना ही रहेगा। और चिलमधारी है वो, प्योर चिलमधारी है वो। क्या गंजा, ये जो शराब बंद करके बिहार को और तो बड़ा, अभी स्मैक जो बच्चा सब पी रहा है, इतना अपना बड़ा देख रहे हैं, सब उसी का देन है और कोई बात नहीं है। लोग नहीं समझता है तो चलो जैसे चलता है ठीक है। कहते हैं कि बिहार में खूब तरक्की हुआ है, बिहार बदल गया, सुशासन की सरकार है यहाँ। सुशासन सरकार नहीं है, अभी के माहौल में सुशासन सरकार नहीं है। क्या लगता है कि ये कन्हैया कुमार की जो यात्रा है, पलायन रोको नौकरी दो, ये कितना कारगर साबित है? बिल्कुल कारगर साबित होगा। युवा बहुत एग्रेसिव है, युवा बिल्कुल इसमें एकदम कदम से कदम मिला के चल रहा है। और उनका जो मेन मुद्दा था बेरोजगारी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस पर युवा पूरा ये है साथ दे रहा है पूरा खुल करके। नीतीश जी कहते हैं कि भाई 2005 से पहले बिहार में कुछ नहीं था, अब सब कुछ बिहार में है। देखिए, समय बदला, जनरेशन बदला, लोगों का सोच बदला, तो नीतीश जी का जो कहना था वो उनका सोच है। लेकिन जो वर्तमान जो अभी माहौल चल रहा है बेरोजगारी का, जनरेशन के आधार पर नीतीश जी फेल है। कि बेरोजगारी बहुत है बिहार में, रोजगार नहीं है, सारा इंडस्ट्रीज फेल है और रोजगार चाहिए। क्या ये सब मुद्दा रह पाएगा या चुनाव आते आते हिंदू मुसलमान? इस बार नीतीश जी का बिहार से एकदम उसको उखाड़ के युवा फेंकने का काम करेगा। जो है कहते हैं लाडला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो उनका भी जो है उस तो बैसाखी पर सरकार चल रही है दिल्ली की, वो नीतीश जी के बारे में समर्थन उसको करना पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी है, समझे ना। लेकिन जो सच्चाई है जमीन पर, और ये सीमांचल जो है, कोसी सीमांचल, ये यहाँ के युवा है, इस बार बिल्कुल केंद्र सरकार को और बिहार की सरकार को एक बार उखाड़ फेंकने का काम करेगा इधर। चलिए आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदानंद मंडल। अच्छा, क्या लगता है चुनाव आ रहा है, चुनाव किन मुद्दे पे होना चाहिए? मुद्दा यही बेरोजगारी पर होना चाहिए। यहाँ बहुत बेरोजगार पड़ा हुआ है, एकदम पलायन मतलब नहीं रुका जा रहा है। इसलिए पलायन को रोकने के लिए जब तक सरकार नौकरी नहीं देगा तब तक पलायन कैसे रुक पाएगा। इसलिए जो भी बोलते हैं मुख्यमंत्री साहब, वो झूठ का खेती करता है, केवल झूठ का ही खेती करता है कि हम ये कर दिए वो कर दिए, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ नहीं है। बीजेपी तो कहते हैं कि राम राज आ गया, सब अच्छे दिन आ गए। राम राज आने से क्या होगा? किसी का रोजी रोटी चलाने वाला है राम राज, कि अपना बलबूता पर रोजी रोटी चलेगा है? मोदी जी कहते हैं ना भाई अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन ला दिए। कुछ नहीं, वो जुमलेबाजी कर रहे हैं, केवल अच्छे दिन आ गए, कुछ नहीं अच्छा दिन आया है। आदमी को जो भोगना है भोग ही रहा है। गरीबों की सरकार है कहते। गरीबों की सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। कैसे? कैसे? गरीब बेचारा जो काम करना है तो करके ही मजदूरी खाते हैं, हर कुछ करते हैं। कहाँ कोई प्रेफरेंस मिला है अभी तक? किसी को राशन दे रहे ना है? 5 किलो राशन से क्या एक महीना कट सकता है? 5 किलो राशन से क्या 5 रोज, एक महीना तो नहीं कट पाएगा। ये 5 किलो में मतलब सारा जनता को खरीद लिया मोदी जी, 5 किलो ही राशन में। कहते बिहार की, जब से नीतीश कुमार के हाथ में बिहार है तब से बिहार की तकदीर और तस्वीर जो है बदल गई है। बदला नहीं है, कुछ नहीं, जो का त्यों है। ये तो मतलब वो तो धन है कांग्रेस का दिया हुआ, मतलब हर कुछ है उसी पर वो केवल चला रहे हैं, अभी चला रहे हैं। वृद्धा पेंशन कांग्रेस का दिया हुआ है,
अनाज जो कांग्रेस का दिया हुआ है, हर कुछ तो मतलब कांग्रेस का दिया हुआ है, हैं? सब कुछ तो कांग्रेस का ही दिया हुआ है। प्लान रोको, नौकरी दो, सबसे बड़ा यही मुद्दा है। क्योंकि बिहार से लोग बम्बई, महाराष्ट्र, दिल्ली जाते हैं, वहाँ बिहारियों को अपमानित किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। बड़ी बड़ी एक घटना हुई है कि बिहारी शिक्षा लड़का जो है कि वहाँ एग्जामिनेशन में मार दिया गया, लेकिन बिहार सरकार में मुंह में ताला लगा रहा, आज तक जो कि बिहार के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाया। इस लेकर के ये सबसे बड़ी मुद्दा है। और मोदी जी जो कहते हैं कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के जो आज जो कि माननीय नीतीश कुमार पलटू चाचा जो हैं कह रहे थे हम मुस्लिमों के साथ हैं, संशोधन होगा, कुछ नहीं होगा। उसका जो मंत्री है वो जो है कि बिल्कुल वहाँ सपोर्ट वक्फ बिल के सपोर्ट में है। लेकिन आने वाले 2025 में जो है कि माननीय नीतीश कुमार जी को, चिराग पासवान जी को, मांझी जी को ये पता लग जाएगा कि मुसलमान यहाँ सीमांचल में क्या चीज़ है। एक भी सीट नहीं जाएगा। इस बार महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। वक्फ बिल पे नाराजगी है। आप, क्या नाम है सर आपका? केशव आनंद है। केशव जी, क्या कहना चाहेंगे कि आपके पूर्णिया शहर से यात्रा गुजर रही है, पलायन रोको नौकरी दो, क्या लगता है वाकई बिहार में पलायन की रफ्तार है या फिर रोजगार धंधा है बिहार? नहीं, बिहार में तो पलायन तो है ही, और आज से नहीं, लगभग दशकों से यहाँ पे पलायन वो सबसे बड़ी मुद्दा है। अगर यहाँ के लोगों को यहाँ रोजगार मिले तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। यहाँ तो काम धंधा होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे बस मजदूर बन के रह गए हैं। बिहारी तो मजदूर है, पूरे देश में जाके मजदूरी करता है, तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये हर चुनाव में होना चाहिए और हर पार्टी के लिए होना चाहिए। ये मोदी जी कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं, तो हम भी उसको विश्व गुरु मानते हैं। किस आधार से मानते हैं वो हमसे पूछिए। मोदी जी जब से हुए हैं, बलात्कार और पलायन, भ्रष्टाचार, महंगाई चरम सीमा पर है। इसका विश्व गुरु वो जरूर हैं मोदी जी, ये बात हम मानते हैं। विश्व गुरु है, लेकिन ये 5 चीज़ का विश्व गुरु है: महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बलात्कार। अरे भाई, राम राज ने कहाँ से आएगा? रावण राज आया है। राम राज में दूध की नदियां बहती थी। प्रभु राम 14 गुण संपन्न थे। कभी भाजपा के पास जाइए, प्रभु राम का 14 गुण बता देना, है ना, 14 बार उनको हम प्रणाम कर लें, एक गुण नहीं आता है। भगवत गीता का एक श्लोक नहीं आता उनको। कृष्ण क्या किए वो नहीं पता उनको। प्रभु राम की इच्छा क्या थी वो नहीं पता है। अरे राम तो एक है ना, अपनी सौतेली माता के कहने पे 14 साल वनवास काट लिए। यहाँ अपना भारत का बच्चा है, भूख से त्रसित है, बेरोजगारी से त्रसित है, महिलाओं का खुलेआम बलात्कार होता है, लेकिन मोदी जी उस पर नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वो आते हैं मन की बात में। मन की बात में पहुंचकर बस वो शेर, चीता, भालू, अपना मन, यही सब दिखाते रहते हैं और कोई काम नहीं है। अरे कभी बेरोजगारी पे बोलिए, कभी दलितों पे बोलिए, कभी ओबीसी पे बोलिए, कभी जातिगत जनगणना पे बोलिए, कभी है ना शिक्षा बहाली पे बोलिए, पेपर लीक पे तो बोलिए। अरे जो बिहार कहीं जाते हैं विदेश में, आप कहते हैं भगवान बुद्ध की धरती से आया था, यहाँ करते हैं जय श्री राम। अरे करके तो देखिए, यह ना बुद्ध के गुणों को तो अपना के देखिए। बिहार जो बुद्ध की पावन धरती है, यहाँ से बिगुल फूका जाएगा। और 25 के चुनाव में ये चाचा जो हमारे पागल हो चुके हैं, दिमाग खराब हो गया इनका, महिलाओं को पकड़ते हैं, कभी है ना, कभी हाथ जोड़ते हैं। अब तो सुनने में आया है डायपर पहनने लगे हैं। कसम खिलाइएगा उनका बेटा का, अगर झूठ बोल रहे हो हम कांग्रेसी, तो डायपर पर कहीं पेशाब हो जाता है उनको। तो बिहार ग्रसित है। यूथ कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। और जो महागठबंधन की सरकार थी, 5 लाख नौकरी देने का काम किया है, उसके बाद एक को नौकरी नहीं मिला है, कोई बहाली नहीं निकली है। और कहते हैं कि देश चांद पे जा रहा है। देश चांद पे तब जाएगा जब एक छोटा तबका, एक गरीब तबका, एक ट्राइब्स, आदिवासी, उसके समाज का बच्चा उसके साथ में खाना और आपके साथ में उठना बैठना चालू करेगा, तब हिंदुस्तान प्रगति करेगा। वो कांग्रेस काम करती थी। वो कांग्रेस ने हर जगह IITs और NIT खोला। आपने क्या खोला? आपने हिंदू मुस्लिम खोला। आपने क्या खोला? गरीब और अमीर को आगे पीछे कर दिया। आपने क्या खोला? देश में अडानी और अंबानी को खोला। हम लोगों ने तो एम्स बनाया, हम लोगों ने तो देश को चलाया। हम लोग तो अमेरिका से नहीं डरे, हम लोग तो किसी से नहीं डरने वाले थे। हैं, आज आप बांग्लादेश से नीचे चले गए इकोनॉमी के मामले में। हाँ, आप क्या करना चाहते हैं? आपका नेपाल से संबंध नहीं बढ़िया बचा, अब जो ओपन बॉर्डर था। अरे भाई, विश्व जो है मोदी जी की तरफ देख रहे हैं, आप देखते नहीं? मीडिया विश्व नहीं देख, मीडिया नहीं देखते। अरे मीडिया का स्तर 153 पे चला गया महाराज। 160 तक तो रैंकिंगे है, 153 पे आप पहुंच गए हैं। अब क्या चाहते हैं? 160 पे पहुंच जाएं। लीबिया, ठीक है, इजराइल, इन देशों से भी पीछे पहुंच गए आप। अब कहाँ बचा मीडिया? मीडिया वही दिखाता है जो मोदी जी कहते हैं।
मीडिया वही सुनाता है जो मोदी जी है ना सुनना चाहते हैं, और कुछ नहीं। आप किसी भी न्यूज़ चैनल पे खोल दीजिए, किसी न्यूज़ चैनल को खोलिए, हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर यही चलेगा, वहाँ कहीं नहीं चलेगा कि क्या रोज़गार आया, कहाँ क्या डेवलपमेंट होना है, कोई चीज़ नहीं चलना है। अरे हमारे प्रधानमंत्री तो ऐसे थे, एक दिन किसान धरने पर बैठा था दिल्ली में, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, दूसरे दिन धरने में आए और किसानों की समस्या को सुने। आज किसान खुलेआम आत्महत्या कर रहा है। परसों का खबर है, हरियाणा में खुलेआम किसानों ने आग लगा ली अपने आप को। अब क्या चाहते हैं, देश कहाँ चला जाए? जो है ना, जो भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता था, हैं, इस देश को आप क्या कर रक्त प्रधान देश कर दिए, बेरोजगार प्रधान देश कर दिए। तो अब क्या बचा देश में? मोदी जी कहते हैं आप बेरोजगार कह रहे हैं, मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, अपने पैरों पर खड़े हुए। पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है ना। अरे तो एक दो को स्टॉल लगा दीजिए ना सर, एक दो। हम लोगों ने तो शिक्षा के लिए IITs खोल दिया, अब पकौड़ा के एक दो स्टॉल सरकारी खोल दीजिए, बच्चों को दे दीजिए। आपने तो चाय का के स्टॉल नहीं दे पाया, ठीक है, और आप कहते हैं कि रोजगार दे रहे हैं। आप इस देश में जब भाजपा आई है तब तक देश इतना पीछे चला गया है, उसको लाने में असमर्थ हो जाती है दूसरी सरकारें। कहे अगर विश्वास नहीं होता है, लाल किला जाके देखिए, इंडिया गेट पे जाके देखिए, उन शहीदों में एक भी RSS नहीं मिलेगा। अगर बहन मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो पता कर लीजिए। इन लोगों का काम है इस देश, ये अंग्रेज के साथ थे, ये है ना देश के हित में कभी बयान नहीं देते हैं। तो कहते हैं राष्ट्रवादी हैं हम, राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र सर्वोपरि रहता तो युवाओं को रोजगार देते ना सर, महिलाओं को सम्मान देते ना। जितने बलात्कारी हैं सब तो भाजपा के साथ मिले हुए हैं, उनके नेता सांसद विधायक, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। मैं कल तो लखनऊ में, कल की खबर बताते, लखनऊ में भाजपा कार्यालय के बाहर एक महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की, आग लगा लिया। अब लाइव वीडियो देख सकते हैं, हर चैनल पर है। तो अब कौन सा आत्मनिर्भर कर रहे हैं? महिलाएं खुलेआम जल रही है, किसान खुलेआम आग लगा रहे हैं, युवा कहे ना, युवा रोज़ पे रोज़ सुसाइड कर रहा है। और आप कहते हैं कि मोहन देश हित में बात करते हैं। ये जीवन भर देश को बेचने का काम किया है, अंग्रेज़ों के हाथ में बेचे, आज अडानी और अंबानी के हाथ में बेच रहे हैं, और जीवन भर यही काम करते हैं। युवा जाग गया है, और हर घर से अगर भगत सिंह नहीं निकला तो ये भाजपा इस हिंदुस्तान को भी नाम बदल के यह ना गुलाम कर देगी किसी अंबानी और अडानी के साथ। देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वो कहती है संस्कारी पार्टी है, राम राज आ चुका है देश में, हिंदू खुल के जी रहा है, वो गर्व से जी रहा है। हिंदू कहे ना, हिंदू पहले भी खुल के जी रहा था और आज भी खुल के जी रहा है, ठीक है। बस यही है कि वो हिंदू जो मंदिर में पहले प्रसाद लेके जाता था 500 रुपया का, आज वो 50 रुपया का प्रसाद लेके जा रहा है। जेब में तनख्वाह और इनकम बचा नहीं, किसी को कोई ग्रेड पे मिल नहीं रहा है, नौकरी और योजना बची नहीं। तो हिंदुओं के है ना लिए आप सबसे बड़े विनाशकारी हैं तो है ना मोदी जी हैं। विश्वास नहीं होता है तो किसी हिंदू के घर में जाके पूछिए कि 2014 से पहले क्या स्थिति थी, दाल चावल का दाम क्या था, वो मिठाई फूल का दाम क्या था, और आज जाके देखिए वो दाल चावल मिठाई फूल मोबाइल है उसका दाम क्या है। कहते भाई अच्छे दिन आ गए। हाँ अच्छे दिन आ गए। अच्छा अच्छे दिन ऐसे आ गए, ठीक है, कि जैसे आप मन की बात कहते हैं ना, वैसे मन से आप कहते हैं अच्छे दिन आ गए। अरे कभी रोड पे तो जाके देखिए, एक चार्टर्ड प्लेन में अकेले बैठ के पूरा दुनिया घूम लेते हैं मोदी जी। कभी उस गरीब के घर में तो जाके देखिए, कभी वो मध्यम वर्ग के घर में जाके देखिए क्या स्थिति है। 2 बच्चों को है ना खाना पीना पालन पोषण भी मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी सरकार है आपकी। युवा जाग गया है, युवा इस बार आपको वोट से जवाब देगा बिहार। अब बिहार की इधर की जब बदलाव बिहार लेता है तब तक इस पूरा देश में बदलाव होता है, और बिहार इस बार बदलाव के मूड में है। चाचा को सब नकार दिया है हमारे है ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, है ना भाजपा की गोद में बैठ गए हैं और भाजपा की कठपुतली हैं। और भाजपा मोदी जी तो कहते हैं लाडला मुख्यमंत्री कहते हैं, प्यारा मुख्यमंत्री कहते हैं 2005 से पहले बिहार में कुछ बुलेट की रफ्तार से बदल रहा है। अरे नीतीश कुमार आपको तो शर्म आना चाहिए। आप तो मोदी जी से पहले सेंट्रल मिनिस्टर थे रेलवे, आप तो मोदी जी से पहले पार्लियामेंट गए थे। अगर आपको लाडला कह रहा है तो आपको डूब मर जाना चाहिए। आप ही का फोटो है, आप बैठे में मोदी जी पीछे से आपको पानी और चाय दे रहे हैं, आप भी देख लीजिएगा। तो मोदी जी आप जरा है ना नीतीश कुमार से पूछिए कि बिहार में विकास क्या किए हैं। बहती गंगा और नीतीश कुमार दोनों का एक ही काम है, कुछ न शांति से चलना, जीवन में कोई विकास नहीं करना। बिहार में बढ़ता बेरोजगारी, महिलाओं पे रोज़, दलित महिलाओं पे रोज़ अत्याचार बलात्कार। औरंगाबाद में भी 3 दलित महिला का रेप हुआ, कुछ नहीं हुआ। होली में औरंगाबाद में, ठीक है, अभी में है ना दलित महिला क्या हत्या कर दिया गया गाड़ी से मार के।
लेकिन उस पर कुछ नहीं बोलते नीतीश कुमार। कारण क्या है, नीतीश कुमार सत्ता लोभी हैं कि कहीं भी जाएंगे सत्ता में ही आएंगे, लेकिन कोई विकास का मुद्दा नहीं इनके पास है। तो आप एक सवाल ये है कि जैसे बिहार जहाँ के ज्ञान की भूमि कहा जाता है, और लेकिन यहाँ के युवाओं को शिक्षा के लिए, हम जिस पूर्णिया में खड़े हैं ये एक सीमांचल का केंद्र माना जाता है, यहाँ पर राजधानी मानी जाती है, यहाँ पे क्या कितनी यूनिवर्सिटी है? देखिए पूर्णिया में तो एक है ना, एक यूनिवर्सिटी है और एक कृषि यूनिवर्सिटी है ना, विश्वविद्यालय है, और एक है ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, और एक डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेज है। 4 कॉलेजेस हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है ना बिहार का एक ही सबसे बड़ा मुद्दा स्मैक, शराबबंदी नीतीश कुमार का फेल हो गया, और स्मैक में चरम पे है। जितने भी नेता हैं भाजपा के, जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये सब मिल के इनलीगल धंधा और पूरे पूर्णिया को बर्बाद करने का काम करते हैं, पूरे बिहार को। अब पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा नशा का काम होता होगा तो पूर्णिया की पावन धरती है। फनेश्वर नाथ रेणु एक ज़माने में थे, भोला पासवान शास्त्री एक ज़माने के यहाँ से मुख्यमंत्री बन के गए, लेकिन इस पूर्णिया को धरती को बर्बाद करने वाले नीतीश कुमार और नीतीश कुमार का भ्रष्टाचार वाला प्रशासन, ऐसा प्रशासन जो गरीब को सताता है। गरीब का केस हो गया, मुकदमा हो गया, गरीब कभी थाना जाता है उसका सुना नहीं जाता है। अच्छा, आप युवा हैं, कहा नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी से बिहार में खूब तरक्की हुई, खास करके आधी आबादी जो महिलाएं हैं वो खुश है। कितना कारगर साबित हुआ शराबबंदी? शराबबंदी, हर चौराहे पे शराब और हर चौराहे पे है ना इसमें खुलेआम मिलता है, बिकता है। बेचने वाले भी सरकार के संरक्षक हैं और उसको है ना पूरे चारों बगल से फैलाने वाले भी सरकार के संरक्षक हैं। शराबबंदी पूरे बिहार में फेल है और इसमें का नशा चरम पे चल रहा है। युवाओं में पढ़ाई का योजना ख़त्म हो चुका है और पूर्ण तरीके से पूरा युवा को बर्बाद करने के लिए नीतीश कुमार है ना आतुर हैं और आजीवन कायम रहेंगे। जब ये है ना भ्रष्टाचार, कहते हैं समाजवादी सोच के इंसान थे। अगर आप समाजवादी सोच के इंसान रहते, वक्फ बिल का है ना अभी हाँ। अच्छा हाँ, वक्फ बिल को लेकर के एक कयास लगाई जा रही थी, एक उम्मीद थी कि नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी का साथ नहीं देंगे, लेकिन सारा असमंजस जो कयास था वो सब खत्म हो गया। बीजेपी ने, नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ दे दिया। बीजेपी के सांसदों ने, नीतीश कुमार के सांसदों ने बीजेपी के सांसदों ने वोट किया है, वक्फ बिल लोकसभा से पास हो गया। इसका कितना असर पड़ेगा बिहार के चुनाव पर? पूरे जितने मुसलमान समाज के आदमी हैं जो जेडीयू पार्टी में जुड़ना चाहते हैं या हैं, ज़रा नीतीश कुमार के आचरण को देखिए। नीतीश कुमार आपका क्या सम्मान करता है वो देख लीजिए कि है ना झूठ मूठ का टोपी पहनना, रोज़ा इफ्तारी में दावत देना, ईद की बधाई देना नहीं है। मुसलमानों का हक और ज़मीन की लड़ाई करना पार्टी का हित था, लेकिन उससे दूर हो गए नीतीश कुमार। मुसलमान पूरा सीमांचल में और पूरे बिहार का देख रहा है और इस बार हमको तो लगता है उनको खदेड़ के भगाया जाएगा। इस बार रेलवे सीमांचल की धरती पे अगर उनका कैंपेनिंग हो, जो भी युवा मुसलमान हैं जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए कि आप कौन सा नाटक किए थे, आप जो आप है ना पार्लियामेंट में मोदी करते हैं, उनके बिलों का सपोर्ट करते हैं जो राष्ट्रीय हित में कभी नहीं था। तो इन लोगों का है ना फर्जी बेबुनियाद राष्ट्रीयवाद, और ये लोग समाजवादी कहते हैं हम लोग समाजवादी सोच के इंसान थे। अरे समाजवादी सोच तो अंतिम तबका का आदमी को भी लेके चलता था, लेकिन आप मुसलमान को लेके नहीं चल पाए। मुसलमान को आपने बेच दिया भाजपा के गोद में जाके, और जब मुसलमान पर जेडीयू को वोट देता है तो समझ लीजिए वो भाजपा को वोट दे रहा है। भाजपा मतलब है ना भ्रष्टाचार, भाजपा मतलब बलात्कार, भाजपा मतलब दलित विरोधी, भाजपा मतलब भारत विरोधी। अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो पूरा स्टेट्स निकाल लीजिए, आंकड़ा निकालिए, मीडिया कर्मी कहाँ पहुँच गया, युवाओं का वैकेंसी कहाँ है, महिलाओं का आरक्षण कहाँ है, महिलाओं पर क्या नीति है। असल मुद्दा जो होता है उस पर बिहार की जनता वोट करेगी या फिर वही जाति, धर्म, मजहब, और जो जैसा आप लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी तो मास्टर है हिंदू मुस्लिम करने में? देखिए, सबसे पहले मैं प्लान रोको नौकरी दो यात्रा के 19वां दिन आज पूर्णिया की सरजमीन यानी सीमांचल की सरजमीन में यात्रा का स्वागत करता हूं। और ये यात्रा जिन उम्मीदों को लेके, जिन विश्वास और लोगों की भावनाओं को लेकर, ख़ास करके युवाओं की मुद्दों को लेके जो यात्रा चल रही है, इधर उधर दाएं बाएं नहीं, एकदम सटीक अपने मुद्दे पे जो कायम है, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ तमाम यात्रीगण का। साथ में हमारे उदयवान छिप जी जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हमारे कन्हैया कुमार जी जो NSY के प्रभारी हैं, वो लगातार इस यात्रा को गति दे रहे हैं और चल रहे हैं। जैसा उन्होंने कहा और सभी लोग जान रहे हैं, यात्रा किसी सिर्फ पार्टी से मामला नहीं है, तमाम युवाओं का मामला है। और ख़ास करके यहाँ पर सीमांचल में इसकी यात्रा की अहमियत और बढ़ जाती है, क्योंकि ये वो जगह है जो गंगा जमनी तहजीब की जगह है। प्यार मोहब्बत, अमन शांति, सब लोग भाईचारा से रहते हैं, सब ठीक है। लेकिन जब बात आती है पलायन की,
जब बात आती है यहाँ के लोगों को नौकरी देने की, तो ये जो यहाँ से एक सीमांचल एक्सप्रेस है, ट्रेन भी है, हमारे कटिहार से इधर पूर्णिया से सीमांचल से जो गाड़ियाँ जाती है ट्रेन में, आप वहाँ पर एक दिन आप ये टीवी कैमरा लेके चले जाइए। ये प्योर पलायन का अड्डा बना हुआ है, पूरा सीमांचल पलायन का अड्डा है। और कटिहार उसका जो है सेंटर है, चूँकि कटिहार सबसे बड़ा स्टेशन है रेलवे के एतबार से, पूर्णिया वैसे कैपिटल है सीमांचल की, लेकिन कटिहार वो रेलवे का, वहाँ आप जाइएगा आपको पता चल जाएगा। तो क्या वजह है कि इतने साल की आज़ादी के बाद यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, रेलवे कारखाना नहीं, यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, रोज़गार के कोई साधन नहीं, चीनी मिल बंद हो गई, जूट मिल भी जो है बंद वहाँ कटिहार में बंद है। तो कोई भी नए सिरे से जो रोज़गार के लिए होना चाहिए वो नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ये यात्रा सीमांचल के लिए और सटीक बैठ रहा है। सीमांचल मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यहाँ पे 4 ज़िले आते हैं, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, और एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, निवास करते हैं। ये कितना बड़ा दिक्कत है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप यहाँ से खुद चुनाव लड़ चुके हैं विधायक का, इस बार भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब कितना बड़ी समस्या है ये? तो एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत बच्चों को पढ़ाई करने के लिए दूसरे मैं कहा कि कोटा आप चले जाइए, वहाँ टीचर भी मिलेंगे बड़ी तादाद में बिहार के, वहाँ जो तलबा हैं, जो स्टूडेंट हैं, पूरे सीमांचल इधर से भरे पड़े हैं। तो सवाल ये है कि क्यों नहीं, आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी की होने की जगह है, ये यहाँ बननी चाहिए, अभी तक नहीं बना। कोई अच्छा कॉलेज भी आपको नहीं मिलेगा, कोई अलग अलग जो डिपार्टमेंट होने चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत दुखद की बात है। ये जो भावना है, ये जो मुद्दे हैं, असली मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर लगातार हमारे युवा साथी के कह सकते हैं, हमारे बुज़ुर्ग लोग भी अपनी जवानी दे दिए, वो लोग भी हैं, सभी लोग इन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं और इनका हल निकलना चाहिए। हल तभी निकलेगा जब हम इसके लिए लड़ाई लड़ें, ये आवाज़ बने, मुद्दा बने। तो ये मुद्दा बनने की लड़ाई है और इस मुद्दा बनने में मुझे लगता है यात्रा कामयाबी की तरफ गामज़न है। बिहार, वैसे तो भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और बिहार की गिनती सबसे युवा प्रदेश में होती है, लेकिन फिर भी यहाँ के युवाओं को पढ़ाई लिखाई कमाई सब चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता है, यहाँ तक कि इलाज के लिए भी जाना पड़ता है। तो और सीमांचल सबसे पिछड़े इलाकों में, ना केवल बिहार बल्कि पूरे देश में पिछड़े इलाकों में गिनती होती है। तो ये मुद्दा जो आप लोग गिना रहे, भाई पलायन रोको, नौकरी दो और तमाम मुद्दे गिना रहे, क्या ये चुनाव आते आते तक टिक पाएगा या फिर से वही हिंदू मुसलमान? नहीं, देखिए, चुनाव आते आते एक चुनाव की जब बात आएगी तो वो एक अलग एक समीकरण बनता है और तमाम लोग उन पर बात करते हैं, लेकिन ये मुद्दा बने रहना चाहिए। हम लोगों का तमाम यूनिवर्सिटी से लेके, कॉलेज से लेके, जो यहाँ पे हैं, एक मेडिकल कॉलेज है, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, अब सरकारी बनी है, लेकिन वो भी उस अंदाज में अभी विस्तार नहीं हो पाया है जो होना चाहिए था। यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए एम्स जैसी सुविधा क्यों नहीं होनी चाहिए? एक छोटे से इलाज करने के लिए हमें दिल्ली और पटना जाना पड़ता है, तो वो भी ज़रूरी है। तो ये मुद्दा, जहाँ तक आपने कहा, ये मुद्दा बने रहे, ये मुद्दा बनी रहे, ये मुद्दा मजबूती के साथ लोगों के जन जन तक रहे, वो हम लोगों की कोशिश रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि अब लोग बहुत हो गया, अब लोग कहने लगे कि बहुत हो गया, ठीक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और उनको लेकर अलग अलग बिल को लाना, लोगों को प्रताड़ित करना, उनको जलील करना, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं बात आएगी डिबेट में, इससे आप रोक नहीं सकते। लेकिन जो बुनियादी मुद्दे हैं और इन मुद्दों से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और इन्हीं मुद्दों पे हम चुनाव भी लड़ेंगे। और आने वाले दिन में चुनाव में जो लोग सत्तासीन लोग हैं, जो 20 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी, जो डबल इंजन की सरकार ये बताते हैं, जिनकी बड़ी जिम्मेदारी थी यहाँ स्वास्थ्य के लिए, यहाँ एजुकेशन को लेके, यहाँ नौकरी को लेके, रोज़गार को लेकर काम करना चाहिए था, जो बिल्कुल नहीं किया, इनको हम पछाड़ने का काम करेंगे।